निकाला और चला दीजिए कहीं से, कोई एक चला दीजिए और। तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून, दोपहर का आप सभी को। जरा साउंड देखिएगा, आवाज गूंज रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार है सभी को। हम लोग ऐसे देखा जाए तो प्राचीन भारत में जितना पढ़ना है उतना पढ़ चुके हैं। 5-7 मिनट और कुछ बात करेंगे। पूर्व मध्यकाल में ये टॉपिक ऐसा है, इसको हम प्राचीन भारत के साथ भी लेते हैं, संक्रमण का टॉपिक है। मध्यकालीन भारत के साथ भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। हिस्ट्री के आपके मोटे तौर पे 4 सेक्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कोई सेक्शन नहीं है, छोटा सा हिस्सा है वो। 4 ये सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ कनेक्टिंग बातें हैं जो मैं भी और बता दे रहा हूं आपको, है ना। आज वैसे तो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बात करने वाले हैं अभी हम लोग। हम लोगों ने पीछे क्लास में, आपको याद होगा कि गुप्तों के पतन के पश्चात, आप सभी को ध्यान हो थोड़ा बहुत, तो हमने एक आइडिया सा बनाया था गुप्तों के पतन के पश्चात, ठीक है। और जैसे गुजरात में मैत्रक वंश का हमने उल्लेख किया था। इस वाले इलाके में जैसे हमने कहा हूणों का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। यहां पे यशोवर्मन का शासक स्थापित हुआ था, ठीक है। और यहां पे वर्धन वंश था, यहां पर मौखरी वंश, यहां पे उत्तरवर्ती या परवर्ती गुप्त। बंगाल में भी अलग अलग राज्यों का उल्लेख मिलता है ना। गुप्तों के पतन के पश्चात ये सब राज्यों के बारे में मैंने आपको लिखा दिया था। इसी में वर्धन और मौखरी सिचुएशन ऐसा बनता है कि ये एक हो जाते हैं, ठीक है। और वर्धन से ही हर्षवर्धन का संबंध है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल भी थोड़ा महत्व रखता है, करीब 40 वर्षों का शासनकाल है। और 10-12 ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी थोड़ा हमें रखना है ना। तो हम जहां तक पढ़ चुके हैं उससे अब आगे हम आएंगे और लिखेंगे। आप लिखें, आप हर्षवर्धन, या थोड़ा सा एक बार रुक जाइए और आप, मैं जरा समझा देता हूं कुछ और आपको, फिर लिखवाता हूं मैं आपको। देखिए 550 ईस्वी में गुप्तों का शासन समाप्त हो गया। 550 से 750, कभी कभी इसको गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं किताबों में। तो 550 से 750 के बीच उत्तर भारत में मोटे तौर पे आपको ये दिखेंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र, है ना, आप देखोगे कुछ आंध्रा का इलाका, कुछ कर्नाटक का इलाका, यहां पर आपको दिखेंगे वातापी के चालुक्य, ठीक। वाकटक वंश के पतन के बाद महाराष्ट्र में, उत्तरी कर्नाटक में और आंध्र के कुछ हिस्सों पे वातापी के चालुक्यों का शासन स्थापित हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड है 543 से 753 ईस्वी, ठीक है। 550 से 750 के बीच में मोटे तौर पे किसका शासन था इस पूरे हिंदुस्तान में। जो जो राजवंश, बहुतों के बारे में तो जानकारी भी नहीं मिलती है। एक जानकारी है तो उसमें 10 इश्यूज हैं, इसको माने या ना माने, बहुत सारे डिबेट हैं, ठीक है। लेकिन राजवंश का एक सेंस, जो जो थोड़ा बहुत नाम आता है उस सेंस रखना है किस क्षेत्र पे वो शासन कर रहे थे। कभी कभी कोई लोकप्रिय शासक है, कभी कोई संस्थापक है। इधर रिसेंटली क्या हुआ था, इस साल को छोड़ दें हम 2024 को, इससे पहले 3-4 साल तक लगातार 550 से लेकर 1200 के बीच में प्रारंभिक परीक्षा में एक दो प्रश्न पूछे गए थे। 3-4 साल तक लगातार। एक साल थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी 3 साल तो इजी ही था, वो पहली नजर में बनने वाला था। तो इतना बिखराव है राजवंशों को लेकर के यहाँ पे कि थोड़ा हिस्ट्री को लेकर ही कई बार डाउट क्रिएट हो जाते, क्या है इतिहास में इतने सारे राजवंश, ठीक है।
बट है, अब जो जो जानकारी उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो रखनी है हमें। ऐसे ही देखेंगे आप, तमिलनाडु का एक अच्छा खासा इलाका और आंध्रा का इलाका हम ऐसे देखें यहां पे, तो यहां पर पल्लवों का शासन है। ठीक है, पल्लवों का शासन है 550 ईस्वी से 903 ईस्वी माना जाता है। यानी 550 से 750 के बीच में देखेंगे यहां एक प्रमुख शासक पल्लव हैं, यहां एक वातापी के चालुक्य हैं, और भी राज्य हैं। एक कदम वंश का भी यहां उल्लेख मिलता है ना, ये मेन हो गए। थोड़े समय के लिए यशोवर्मन है। उड़ीसा में भी कुछ राज्यों का उल्लेख मिलता है, बंगाल में भी कुछ राज्यों का उल्लेख मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी राज्यों का, जैसे यहां पे कामरूप नामक एक राज्य का उल्लेख मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, कामरूप वंश का उल्लेख मिलता है। गुवाहाटी और उन सब इलाकों में देखेंगे आप, है ना। बंगाल में भी जैसे शशांक का उल्लेख मिल जाएगा आपको। बताना मुश्किल है किस वंश का था, इसके बाद क्या हुआ। याद होगा बौद्धों के पतन में हमने लिखाया था, एक शशांक शासक थे जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये वही शशांक है, हर्षवर्धन का समकालीन है ना। हर जगह कुछ न कुछ राज्य। रामशरण शर्मा वाली किताब के खर्च से उसमें दिया हुआ है पूर्वी भारत में राज्यों का उदय करके, एक चैप्टर दिया हुआ 3 पेज में। उसमें बंगाल के बारे में 1.5 पेज, असम के बारे में 1 पेज, उड़ीसा के बारे में 1 पेज। और वो भी पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। कभी आपको मौका मिले तो वहां विलंब से राज्यों की शुरुआत क्यों हो रही है यहां पे, ठीक है, ये इस तरह के राज्य कौन कौन से राज्य बन रहे हैं यहां पे, है ना। जस्ट एक ऐसी रीडिंग करना चाहिए। तो 550 से 750 के बीच में से आप तस्वीर बनाएंगे तो आपको ये राज्य दिखेंगे। बट अब हम क्या करने वाले हैं एक तरह से कि 550 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ठीक है, उत्तर भारत के राजवंशों का एक संक्षिप्त परिचय हम जो जो महत्वपूर्ण है लेते चले जाएंगे हम। ठीक, और फिर क्या करेंगे, दक्षिण भारत में बात करेंगे इकट्ठे परिचय, जिसमें ये और ये भी ले लेंगे पल्लव। पल्लव के बाद फिर यहां पर चोलों का एक शासन आएगा 850 से 1279 ईस्वी। पल्लव चोल एक साथ एक संगम काल हम पढ़ चुके हैं यहां पे, संगम के बाद पल्लव और फिर चोल। यहां वातापी के चालुक्य के बाद फिर हम लेंगे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद हम फिर लेंगे कल्याणी के परवर्ती चालुक्य। यानी हम क्या करेंगे, एक साथ विंध्य से नीचे का पूरा परिचय और एक फिर विंध्य से ऊपर का पूरा परिचय। जब अभी हम परिचय लेंगे 500 से 1200 ईस्वी, तो इसके बारे में एक आइडिया हमने दे दिया। अभी हर्षवर्धन की बात कर लेंगे हम। हर्षवर्धन के बाद चीजें फिर थोड़ी अंधकारमय हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक प्रतिहार वंश और एक पाल वंश का उल्लेख होगा, ठीक है। लगभग एक बड़े हिस्सों में प्रतिहारों का शासन और पूर्वी भारत में पालों का शासन होगा, इधर राजपूतों का शासन होगा। ऊपर में प्रतिहार और पाल। प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर बहुत सारे राजवंश आ जाएंगे। और इसी दौर में ये सिंध वाले इलाका में सबसे पहले एक अरब आक्रमण होगा, फिर अफगानिस्तान से महमूद गजनी का भारत पे आक्रमण होगा इसी फेज में। सुना होगा आपने गजनी के बारे में, 17 बार भारत पे हमला किया था उसने। ये दर्रा होता है यहाँ पहाड़ों के बीच में, उसमें से पार करके थोड़ा हमला करता था, लूटपाट करके वापस भाग जाता था वो, ठीक है। उसी को हमला कहा गया है। 17 बार उसने, महमूद गजनी ने। यहीं से अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी का एक अभियान होगा, और मोहम्मद गौरी के अभियान के बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस्लामिक सत्ता पूरे उत्तर भारत में स्थापित। वहां से फिर अलग से हम दिल्ली सल्तनत की बात शुरू करेंगे आपसे। शासक सुल्तान कहलाएंगे, राजधानी दिल्ली होगी, और सुल्तान का क्षेत्र सल्तनत कहलाता है, ठीक, ऐसे करके कहानी। तो अब इंपॉर्टेंट है यहां का राजनीतिक परिचय एक बार हो जाए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, यह काल मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है, ठीक। राजनीतिक परिचय के बाद इमीडिएट जो हम काम करेंगे, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली पहले आपको बताएंगे, ठीक है। ये करा देंगे आपको नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के बाद। फिर सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, चित्रकला, बाकी सेक्शन भी आपको हम कवर, राजनीतिक परिचय और मंदिर स्थापत्य, पहले 2 कवर करेंगे हम लोग यहां पे। और इन दोनों को कवर करने के बाद इस वाले सेक्शन में फिर हम लोग फिर समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, सामंतवाद क्या होता है, सामंत शब्द भी आ रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेंगे हम, है ना। सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में, चित्रकला के भी कुछ कुछ साक्ष्य मिलेंगे आपको इस समय इस फेज में। सारे सेक्शन पूरा करेंगे जैसे हम राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। और उत्तर भारत वाले फेज में ही बाहर से हमला भी हुआ है इसी दौर में।
तो राजवंशों का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हम बात करने वाले हैं आज और कल की क्लास में। लिखें आप जरा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन देखो, ये तो था वर्धन वंश का, ठीक है। इसकी बहन की शादी जो हुई थी ना, मौखरी वंश में हुई थी, कन्नौज में हुई थी। और ऐसा मिलता है, मतलब बहुत प्रामाणिक नहीं है, कि जो इसके बहनोई हुए हर्षवर्धन की उसकी हत्या एक देवगुप्त नामक शासक ने कर दी थी और इसकी बहन को बंदी बना दिया था वहीं पे उसके राज्य में ही। तो प्रतिशोध के क्रम में ही ये हमला, ठीक है, पहले इसका भाई राजवर्धन करता है, फिर हर्षवर्धन करता है। चूंकि बहन की आयु बहुत कम थी, 12 वर्ष बताया गया है, जो किस्से कहानियां हैं किंवदंती हैं उसमें। तो बहन को मदद करने के लिए इसने क्या किया, कन्नौज को ही सत्ता का केंद्र बना लिया, ठीक है। तो इसके समय में क्या होगा, वर्धन वंश, थानेश्वर का और मौखरी वंश एक हो जाएगा, एक साथ शासन चलेगा। इसके बाद फिर पता ही नहीं चलता वर्धन और मौखरी कहां गए, कुछ जानकारी नहीं मिलती है, अंधकार, डार्क फेज आ जाता है, ठीक है। कहानी का कोई रोल नहीं है, है ना। जो आपको एक स्टडी मैटर दिया गया है उसमें इन सब राज्यों का परिचय है, वर्धन का भी परिचय है उसमें, मौखरी का भी परिचय है। मेरा सुझाव है कि आपको पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ना है तो संस्थापक का नाम अंडरलाइन कर दीजिएगा उसमें। समझ में आ गई बात, चॉइस आपका इसके बाद, ठीक है ना। आप, क्योंकि आगे बहुत पढ़ना है आपको, मेरा सुझाव है कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कभी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे ज्योग्राफी का तो आइडिया लगा ले रहे 550 से 750 के बीच में सब, वो अभी आइडिया और भी लग जाएगा आपका। तो संस्थापक का नाम कभी कभी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पुष्यभूति था संस्थापक वर्धन का, उसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ठीक है। भट्टारक था संस्थापक आपका मैत्रेय का, ऐसे करके ना संस्थापक का नाम आप एक बार देख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। और कुछ भी नहीं पढ़ना उसमें, ठीक है। ये वर्धन वंश का शासक था, लिखें आप, कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया, उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। लिखें, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि। देखो, किसी शासक का ना सीमा निर्धारण बड़ा मुश्किल होता है उस दौर में, क्योंकि प्रमाणों की समस्या होती है। इन क्षेत्रों पर तो इसका शासन है, प्रामाणिक है। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर शासन था, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन था, कहा जाता है पंजाब भी इसकी अधीनता स्वीकार करने लगा था एक समय के बाद। तो वो सब फिर उसका कोई, वो कहते हैं ना, वो नहीं है, कंफर्मेशन नहीं कि हाँ ऐसा था। ये आपसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि जितने कंट्रोवर्सी है वो सब सवाल ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएंगे ना, जब श्योर ही नहीं तो कैसे पूछ लेंगे वो। फिर क्या होता है, विवाद जब होता है तो कंप्लेन जाता है और यूपीएससी को क्वेश्चन हटाना पड़ जाता है। यूपीएससी वही पूछती है, आप मान के चलिएगा, जो क्लैरिटी होती है। 10 साल में एक ही जो क्वेश्चन ऐसा हो जो कंट्रोवर्सी में फंसता है, कंट्रोवर्सी में किसी भी सेक्शन, मान लो पॉलिटी में, इकोनॉमी में, तो यूपीएससी क्या करती है, उस क्वेश्चन को हटाना पड़ जाता है जब कंप्लेन जाते हैं उसके पास। तो 100 क्वेश्चन की जगह 99 रह जाते हैं, 98 फिर मेरिट बनती है उसके ऊपर। तो यूपीएससी अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी वाले सवालों को नहीं पूछती है, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लिखे आप इसके बारे में,
देखिए, समकालीन गौड़ के शासक शशांक एवं चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय से युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसके सारे अभियानों में ना इन दो की बहुत चर्चा होती है, हर्षवर्धन की। जो वातापी का चालुक्य शासक था वो, और जो बंगाल गौड़ का जो शासक था, इतने सारे युद्ध में इन दो के युद्ध का, जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाले शासक से ये हारा भी था, उसके अभिलेख में उल्लेख है इस बात का। ठीक है, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल राजनीतिक घटनाक्रम में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम थोड़ा सा राजनीति के बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं हर्षवर्धन के। अगला पॉइंट देखें। कहा जाता है कि अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान देने की प्रथा, की शुरुआत हर्षवर्धन ने की। ठीक, कहा जाता है, मतलब फुल प्रमाणिक ये भी नहीं है, बट आर एस शर्मा कहते हैं अपनी किताब में कि धार्मिक रूप से तो भूमिदान दिया जा रहा था ना, सातवाहनों के समय से हम देख रहे हैं, बट वेतन के रूप में भूमिदान दिए जाने की प्रथा की शुरुआत कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट लिख लेंगे आप इसी में, वेनसांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा वेनसांग से जुड़ी हुई दो चार बातों को हम लोग यहां पे लिख लेंगे और भी, है ना। देखिए आप, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। अरे कॉपी वगैरह क्यों चेंज कर रहे हो तुम लोग? जो अर्ली मेडिवल होता है इसको आप एंसेंट में ही मान के लिखो। मेडिवल से भी है बट एंसेंट के साथ ही जोड़ के लिखो, आप कॉपी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कर भी लिया तो कोई बात नहीं है, कॉपी तो तुम्हारे पास ही रहेगी, है ना। ठीक है, हुआ क्या था, हर्षवर्धन को भी लुटेरों का सामना करना पड़ा था, एक दो बार लूट लिया गया था इसको भी। ठीक है, हर्षवर्धन कह रहे, सॉरी, वेनसांग को। तो जब लुटा जाएगा तो कहेगा ही कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं लुटता तो कह देता सब अच्छी थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, हर्षवर्धन राजकीय आय को 4 भागों में खर्च करता था। राजकीय आय को 4 भागों में खर्च करता था। ठीक है, लिखें आप, राज परिवार पर, ये ह्वेनसांग कहता है कि शासक अपने आय को 4 भागों में खर्च करता था। राज परिवार पर, ठीक है, कौमा, प्रशासन पर, इसी में कौमा देकर के लिखेंगे आप, विद्वानों पर, और फिर लिखें आप इसमें धार्मिक कार्यों पर।
मतलब एक तरह से चूंकि आंखों देखी विवरण है, जैसे विदेशी यात्री का जो यात्रा विवरण है वो कितना उपयोगी होता है इतिहास में। जब क्लास समअप करेंगे ना 1200 तक, तब फिर एक बार हम बताएंगे आपको हम कि मेगास्थनीज हो, फायान हो, वेनसांग हो, यित्सिंग हो, कोई भी हो, या आगे चल के अल-बरूनी है ना, राइटिंग में हमें क्या अप्रोच रखना पड़ता है उसको लेकर के इकट्ठे में लिखवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप इसमें, नालंदा महाविहार का विस्तार पूर्वक इसने वर्णन किया है। नालंदा महाविहार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स थी, इतने शिक्षक थे, इतने स्टूडेंट थे, सब कुछ खूब बताया है। इतिहासकार कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया है, उतना था नहीं जितना ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप इसी में, लिखें कि चांडाल एवं मेहतर नामक, चांडाल एवं मेहतर नामक दो अछूत वर्गों का उल्लेख, देखो बाहर वालों को भी पता चल जा रहा है कि समाज में इनके साथ लोग दूरी बना के रहते हैं। ठीक है, जैसे फायन ने भी चांडाल का उल्लेख किया था, इसने भी चांडाल एवं मेहतर नामक अछूत वर्गों का उल्लेख। एक और पॉइंट लिखें आप, शूद्रों को कृषक बताया है, वेनसांग की बात कर रहे हैं हम लोग, शूद्रों को कृषक बताया है। आपको याद होगा अर्थशास्त्र से कहानी शुरू होती है, ध्यान होगा उत्तर वैदिक काल में भेदभाव शुरू हो गया था ऊपर के 3 वर्ण के बीच में और शूद्रों के बीच में, रिमेंबर ना, उपनयन का अधिकार नहीं था। बुद्ध काल में वो भेदभाव बढ़ता है, छुआछूत की हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, शूद्र खेती कर सकते हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, श्रमिकों की जरूरत है। और अगले काल में भी कहीं ना कहीं शूद्रों के द्वारा खेती किए जाने का हमें उल्लेख, गुप्त काल में भी लगभग वही स्थिति मिलती है। एकाएक कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी परिवर्तन तो हो ही रहा है, समाज में लोगों की जरूरत है खेती वगैरह में। तो वेनसांग साफ साफ कहता है कि शूद्र कृषक थे। ठीक है, एक और लिखें आप, पाटलिपुत्र एवं वैशाली पतनग्रस्त अवस्था में थी। पाटलिपुत्र एवं वैशाली पतनग्रस्त अवस्था में थी। ठीक है, ये कहता है डिक्लाइनिंग फेज था उसका। हाँ, ठीक है, मतलब उतनी हलचल नहीं थी। कन्नौज की बड़ी प्रशंसा कर रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि आप देखोगे प्राचीन काल में जब 16 महाजनपद है, मान लो आपका ये बिहार का इलाका हो गया और ये दक्षिण बिहार हो गया, ये समझ लो आपका मगध का पूरा इलाका हो गया, तो पटना हो गया, गंगा के दक्षिण में है पटना। ठीक है ना, उस समय से जो मगध था, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, तो मगध का तो महत्व बना रहा। शुंगू के समय भी मगध था, कण्व के समय भी मगध था। बाहर वाले बेशक आक्रमण किए, मगध पे शासन नहीं किया उन लोगों ने। और आगे चलकर के गुप्तों के समय में भी कहा जाता है पाटलिपुत्र और प्रयागराज सत्ता के 2 बड़े केंद्र थे, उज्जैनी एक शिक्षा का केंद्र था। यानी एक बार मगध राजनीति के केंद्र में आया तो लगातार बना हुआ था, पर अब कहा जाता है मगध की तुलना में कन्नौज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया हर्षवर्धन के काल तक आते आते। तो क्या कारण है? और अगले 300-400 वर्षों तक उत्तर भारत की राजनीति में कन्नौज की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी पटना की तुलना में। एक माना जाता है रीजन इसमें कि वाणिज्य व्यापार में गिरावट, ठीक है, भूमि दान के कारण स्थानीयता की प्रवृत्ति, शिल्प में गिरावट। तो पटना का महत्व व्यापार, शिल्प वगैरह को लेकर के था। जब उन सब में गिरावट आई
तो खेती के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से कन्नौज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब के मध्य में पड़ता था। तो इसका कन्नौज पे शासन होगा, आसपास के भूभाग से उसे अच्छी रेवेन्यू मिल जाएगी। ठीक, थोड़ा ऊंचाई के इलाके पे भी स्थित था, वहां किलेबंदी वगैरह भी हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में पटना की तुलना में कन्नौज का महत्व बढ़ा, और ये लगभग 1200 ईस्वी तक कन्नौज का महत्व रहेगा। अगले 400 450 साल तक पटना की तुलना में, जब तक दिल्ली फिर इसका केंद्र न बन जाए अलग से तुर्कों के आने के बाद। यहां तक कि कन्नौज पे नियंत्रण को लेकर के 3 शक्ति में, यहां पे पालों का शासन था, यहां पर आप देखोगे प्रतिहारों का शासन, हम बताएंगे आपको भी आगे, और यहां पर राष्ट्रकूटों का शासन। ठीक है, पाल प्रतिहार कन्नौज को लेकर के 200 साल तक तीनों राज्यों के बीच संघर्ष हुआ। इसको कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। कन्नौज के आर्थिक राजनीतिक महत्व के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। 2-2 लाइन में लिख लेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प कर जाएगा। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज सत्ता का केंद्र बना था। ठीक है, तो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, वेनसांग का परिचय हो गया, इससे जुड़ी हुई बातें। ये सब मैं आपको लिखा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में शायद थोड़ा हेल्प करेगा, सब्जेक्टिव में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। थोड़ा मैं जब फ्रेम कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। 4 विदेशी यात्री के बारे में हमें थोड़ा अवेयर रहना है, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और अल-बरूनी। बाकी सबके बारे में चलते रहने देना, जानते रहना थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। ये भी आया था, ये भी आया था, क्रम पता रहना चाहिए। ठीक, इन चारों के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर लिखने में काम आएगा। आगे लिखें आप हर्षवर्धन के बारे में ही। वेनसांग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लिखें, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और इसकी रचना है हर्षचरित। इसकी रचना है हर्षचरित। ठीक है, और एक रचना है इसकी कादंबरी। कादंबरी। हर्षचरित में हर्षवर्धन की केवल चरित्र जहां है वहां प्रशंसा है। अब दरबार में बैठ के कोई राजा की आलोचना तो करेगा नहीं। ठीक है, तो एक अच्छे विद्वान में इसकी गिनती होती है। 2 किताबों का लेखक भी है ना। एक और पॉइंट लिख लें आप। लिखे, हर्षवर्धन को नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका हर्षवर्धन को नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक का लेखक माना जाता है। नामक नाटक का लेखक माना जाता है इसको, हर्षवर्धन को। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और विद्वान ने लिखा था और उसको पैसा वैसे इसने दे दिया, उसने उस पे अपना नाम इसने जो है। ठीक है, ये सब तो आज भी होता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया साहित्य से संबंधित, विदेशी यात्रा से संबंधित, राजनीति से संबंधित, धर्म से संबंधित 2-3 बातें लिख लीजिए आप हर्षवर्धन के बारे में। लेकिन आप कि हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था।
कॉमा देके लिखेंगे आप, वेन सांग के प्रभाव में, वेन सांग के प्रभाव में इसने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महायान बौद्ध धर्म याद है, उनका लक्ष्य क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है? जो दूसरों की मुक्ति के लिए। बोधिसत्व में क्या होता है? पारामिता। पारामिता यानी गुण। महायान आत्मा को भी मानते हैं, तीर्थ यात्रा को भी मानते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, संस्कृत में उनकी किताबें हैं। एक दो प्रमुख किताबों का नाम लिखवाया था, ललित विस्तार आपको याद होगा, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उस तरह से है ना कि आप उसको लिख सकते हैं। महायान के बारे में 4-5 बातें हो गई, हीनयान से तुलना हो सकती है उसकी, कभी आ भी गया तो। ठीक है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक, बुद्ध के समकालीन 5-6 रीजन मैंने बता दिए थे। बुद्ध के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन, समय समय पर विभिन्न शासकों का संरक्षण, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। याद है, वहां भी हर्षवर्धन का हमने जिक्र किया था। ये वही हर्षवर्धन है। महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। लिखें आप, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बहुत सारे विद्वानों को बुलाया। किताबों में लिखा हुआ है, हर क्षेत्र में 20 देशों के राजाओं को बुलाया इसने। अब उन सब देशों का नाम पहचानना भी मुश्किल होता है। उसमें कामरूप के भास्कर वर्मन भी थे, उनका उल्लेख मिलता है ना। और बहुत सारे विद्वानों को बुलाया। हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म की खूबियां बताई। उसने चैलेंज किया कि भाई कोई तर्क से खंडन करे हमारा। ठीक है, जैसा प्रकरण से मिलता है किताबों में। बाद में जब उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था तो बैठक स्थल पे ही आग लगा दिया कुछ शरारती तत्वों ने। ऐसा आरोप है कि कुछ ब्राह्मणों ने आग लगाया था। ठीक है, और सम्मेलन के बाद हर्षवर्धन ने कुछ ब्राह्मणों को सजा भी दी थी। ठीक है, इसी तरह की बातें मिलती हैं। तो कन्नौज में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन, बस कॉमा देकर लिख लें। इस सम्मेलन से संबंधित है अग्निकांड। तो कहानी ध्यान आ जाएगी आपको। इस सम्मेलन से संबंधित है अग्निकांड। ठीक है, कहानी याद आ जाएगी और किताबों में लिखा हुआ है, नोट्स वगैरह में भी लिखा हुआ है। कुछ कहानी कैरी नहीं करते रहना आपको, बस थोड़ा पता हो कि हाँ। तो एक तो ये हो गया। ऐसे लिखिए आप, प्रयाग में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी चर्चा हर्षवर्धन के द्वारा बड़े पैमाने पर ठीक है दान दिए जाने के कारण होती है। दान, दक्षिणा, है ना, हर्षवर्धन के द्वारा बड़े पैमाने पर दान दिए जाने के कारण होती है। ठीक, हर्षवर्धन ने यहां अच्छा खासा दान दिया था। कहा जाता कि वस्त्र के अलावा सब कुछ उसने दान में, मतलब सही गलत वो तो ठीक है। तो 2 सम्मेलन, एक कन्नौज में विद्वानों को बुलाया, शासकों को बुलाया, एक प्रयाग में बुलाया विद्वानों को। खूब दान किया था वहां पे।
तो हर्षवर्धन के बारे में 15-20 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक, नोट करके लिखें आप। फिर इसके बाद ठीक है, हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। फिर से इंफॉर्मेशन जो है नहीं है। ठीक है, डार्क स्थिति है, डार्क फेज माना जाता है इसको, है ना। एक तो ये बात हो गई कन्नौज वॉर को लेकर के। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, 700 ईस्वी से, वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है बट थोड़ा क्रम बनाने के लिए कभी कभी मैं यूज कर रहा हूं। 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के बीच, 740 यशोवर्मन, पता नहीं कितना फेमस था उस समय यशोवर्मन, कई शासक हो गए हैं यशोवर्मन, यशोधर्मन, एक दौर चलता है जब एक ही तरह का नाम रखे जाते हैं, है ना। यशोवर्मन नामक शासक के शासन का उल्लेख मिलता है। ठीक, यहां लिख लेंगे आप, वाकपति, ये विद्वान हैं, इनकी रचना है गौड़ वाहो, भवभूति, भवभूति, इनकी रचना है मालती माधव, और भी रचना इनकी उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित। ठीक है, भवभूति, इनकी रचना है मालती माधव। ठीक है, वाकपति, भवभूति इत्यादि विद्वानों का संबंध इनके दरबार से था। लिख लें आप, इत्यादि विद्वानों का संबंध इनके दरबार से था। यशोवर्मन के समकालीन हो गए दोनों। ठीक है, मालती माधव और गौड़वाह। भवभूति की और भी रचनाएं हैं, जैसा हमने आपको बताया है। जब आप अब एंसेंट, एक तरह से समझिए आपका एंड हो ही चुका है, आप तो मेडिवल, अर्ली मेडिवल वाले फेज में हम लोग बात कर रहे हैं सब। साहित्य पे प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी अच्छी है प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपने भी देखा होगा, देखते देखते काफी साहित्य आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन भी करेंगे, क्योंकि अभी कम से कम 1 या 2 प्रश्न पेटी में आ रहे हैं 6-7 प्रश्न में। तो हमारा टारगेट है कि यदि पकड़ में आ जाए तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं होगी। तो भवभूति, मालती माधव लिख लिया हमने। यशोवर्मन की जानकारी मिलती है ना, कुछ अभिलेख से, कुछ साहित्य से। लिखें, यशोवर्मन के पश्चात यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर ठीक है, यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर कुछ दशकों के लिए आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। 8वीं सदी की ही बात है। ठीक, आयुध वंश का एक नोट, और मतलब इसमें भी शासक हैं, वज्रा युद्ध है, इंदिरा युद्ध है, चक्रा युद्ध है ना। यही जान लेना कि 8वीं सदी में कन्नौज पे आयुध वंश रहा है। ठीक है, कोई बहुत योग्य नहीं था। एक और नोट करके लिखेंगे आप, एक और नोट कर देंगे, फिर से लिखेंगे आप कि आयुध वंश के काल में ही
कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर, कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर पालों, प्रतिहारों एवं पालों, प्रतिहारों, ठीक है, एवं राष्ट्रकूटों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं सदी में संघर्ष प्रारंभ हुआ। पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ आयुध वंश के काल में ही। पाल पूर्वी भारत में थे, प्रतिहार उत्तर भारत में, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में थे। ठीक, तीनों के बीच क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि 10वीं सदी तक चला। लिख लें आप, जो कि प्रारंभ हुआ, जो कि 10वीं सदी तक चला। नोटेड, जो कि 10वीं सदी तक। तो कभी आप पढ़े सुनेंगे ना कि कन्नौज पे नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ऑप्शनल होता तो फिर पालों की तरफ से कौन हमला किया, राजपूतों की तरफ से कौन हमला किया, वो सब भी थोड़ा पढ़ना होता है ऑप्शनल में। ठीक है, जीएस में बस हमें अवेयर हो गए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे क्रम चला। ठीक है, हम लोग यहां 8वीं से 10वीं सदी के बीच की बात कर रहे हैं। कन्नौज पे नियंत्रण क्यों, लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझा हुआ होना चाहिए। कन्नौज का मेन आर्थिक महत्व था। ठीक है, वहां लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत अच्छा होता था उत्तर भारत में किसी भी राज्य की तुलना में। कन्नौज थोड़ा सुरक्षित था, ऊंचाई पे था, तो जो राजा है वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी बेहतर कर ले रहा है। और तीसरी बात, प्रतिष्ठा का विषय बन गया था कन्नौज पे शासन का। मतलब जैसे आप उत्तर भारत के शासक हैं, तो कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष क्यों? आर्थिक कारणों से, सुरक्षा संबंधी कारणों से और प्रतिष्ठा के कारण। ठीक, इन कारणों से तीन राजवंशों में लगभग 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला। कभी कोई कब्जा करता था, कभी कोई कब्जा करता था, ऐसे करके कहानी चली है। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन के बाद अंधकार, फिर यशोवर्मन, फिर आयुध वंश, और फिर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब हम लोग यहां प्रतिहारों की बात करते हैं पहले, फिर पालों की बात। ठीक है, प्रतिहार, फिर पाल और फिर राष्ट्रकूट, ऐसे हम लोग बात करते हैं। लिखें आप, शीर्षक दे दें। ये हमारा क्या चल रहा है? राजनीतिक परिचय 550 से लेकर के 1200 ईस्वी। ठीक है, उत्तर भारत, क्लियर ना? फिर 550 से 1200 ईस्वी दक्षिण भारत। एकदम 1200 नहीं होगा, थोड़ा पहले भी होगा, थोड़ा आगे भी हो जाएगा, है ना, बट एक लैंडमार्क माना जाता है 1200 को। ये राजनीतिक परिचय चल रहा है अभी हमारा। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? एक तरह से राजनीतिक परिचय उत्तर भारत, और ये चल रहा है आपका 550 से लेकर 1200 ईस्वी। इसमें हम लोगों ने हर्षवर्धन की बात कर ली है। ठीक है, हर्षवर्धन के पश्चात क्या था, कुछ चर्चा हमने उसके बारे में भी, अभी मेन टॉपिक हमारा ये चल रहा है, इस पे भी बात अभी हमने कर ली है। अब इसी क्रम में हम लोग बात करने हैं प्रतिहार वंश के बारे में। प्रतिहार वंश लिखने के पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, एक बार समझ बन जाएगी तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। लिखना कम ही है, मतलब 2 बार रिपीट करूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि राजवंश इतने नंबर्स में अभी आएंगे और जाएंगे ना, कि आपको भी लगेगा अच्छा इतने सारे राजवंश हैं। ठीक है, एक बार प्रतिहार में समझा देता हूं, ठीक है, कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप चाहे तो रफ कॉपी में मेरे साथ साथ करिएगा अभी इसको आप। ठीक है, ये क्रम चल रहा है हमारा, है ना, प्रतिहार, फिर आगे दिल्ली सल्तनत तक कैसे आएंगे हम, है ना। ठीक है, ये माना जाता है 8वीं सदी से
11वीं सदी के प्रारंभ तक। ठीक है, लिखते चलिएगा भैया, प्रतिहार वंश 8वीं सदी से 11वीं सदी के प्रारंभ तक। पहले एक बार मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको रिपीट करवाता हूं इसको, है ना। ठीक, अब जैसे प्रतिहार कौन थे, इसका उत्तर नहीं है संतोषजनक। ठीक है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, तो फिर उसमें हमें जाना नहीं है। गुप्त काल में प्रतिहार कौन होते थे, याद है आपको? महाप्रतिहार, प्रतिहार। महाप्रतिहार कौन थे? राजमहल के रक्षक। ठीक है, प्रतिहार कौन थे? अंतःपुर, जहां रानियां वगैरह रहती थी, उसके रक्षक। प्रतिहार रक्षक हो गए, योद्धा हो गए, लड़ने वाले। तो गुप्तों के समय महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। तो राष्ट्रकूटों के समय और बहुत जगह, हर्षवर्धन, सब जगह प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। ये कौन से प्रतिहार थे पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजस्थान में कोई एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, वहां से इनका राइज हुआ है। ठीक है, मे बी, मे नॉट बी। ठीक है, प्रतिहारों का शासन था 8वीं सदी से 11वीं सदी के प्रारंभ तक। किस एरिया पर शासन था प्रतिहारों का? क्षेत्र लिख लें आप, यहां लिखें आप गुजरात, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक तो सदी याद रखिएगा, कब से कब तक थे। ठीक, इन एरिया पे इनका शासन था प्रतिहारों का। इसी में एक पॉइंट लिखें आप, हर्षवर्धन के पश्चात, हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य प्रतिहारों ने स्थापित किया। ठीक, तो ऐसे आप एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि हम लोग देखें तो नॉर्थ इंडिया में एक बड़े भूभाग पे प्रतिहारों ने अपना राज्य, ये सब हिस्सा इसके पास था, प्रतिहारों के पास। गुजरात भी था, राजस्थान भी था, ठीक है, हरियाणा भी आ जाएगा इसमें, है ना। मतलब जब दिल्ली और यूपी तो हरियाणा कहाँ जाएगा? ठीक है, जब ये सब इलाका है तो हरियाणा भी इसी में आ जाएगा, है ना। तो सब इसके पास था, तो एक बड़ा राज्य था। हो सकता है हर्षवर्धन से बड़ा ही राज्य रहा हो। ठीक, अच्छा, जब इनका शासनकाल चल रहा था ना, तो मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको, इन्हीं के शासनकाल में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। इस्लामिक आक्रमण था पहला, भारत पर यह पहला इस्लामिक आक्रमण था। ठीक है, सिंध को जीतने के बाद ये आगे बढ़ना चाहते थे गुजरात राजस्थान की तरफ, प्रतिहारों ने बढ़ने नहीं दिया इन्हें। ठीक, प्रतिहारों ने, कहा जाता है, पहले फेज में इस्लामिक प्रसार को रोक दिया। कभी कभी आप गृह मंत्री जी को सुनेंगे, आप जो हमारे अभी वर्तमान आदरणीय गृह मंत्री हैं, तो कई बार अलग अलग जब इतिहास वाले मूड में होते हैं तो वो कहते हैं कि इतिहास की किताबों में भाई अलग अलग सुल्तानों को, बादशाहों का इतना महत्व देते हैं, और प्रतिहारों ने इतना बड़ा काम किया तो उसका तो रेफरेंस भी नहीं आता हमारी किताबों में। उन्होंने कई अवसरों पे ये बात उठाई है, 2 बार तो मैंने खुद ही सुना है। एक बार बनारस में कोई व्याख्यान वगैरह, वहां पे ये बात कह रहे थे वो। ठीक है, समस्या देखो अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ स्वतंत्र समाज है, आजादी है लिखने पढ़ने की, कोई भी शोध कर सकता है, लिख सकता है, इसके लिए कोई बंधन तो है नहीं अपने यहाँ। शोध करिए, लिखिए, पढ़िए, आप जाने। समस्या सोर्सेस की हो जाती है, स्रोतों की हो जाती है।
जो मध्यकाल वाले शासक आएंगे ना, तो अपने साथ 2 4 5 इतिहासकार प्रोफेशनल लगा के चलते थे। वो इतिहास लेखन की परंपरा अरब देशों से थी। खलीफा की जीवनी लिखी जा रही है खलीफा के बाद, और उनका था कि मेरा भी खलीफा के साथ नाम जो है मतलब अमर रहे। अपने यहां प्राचीन काल में क्या इतिहास लिखने के उद्देश्य से इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, पुराण लिखा जा रहा है। उसमें इतिहास कहानी बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। उसमें कोई ऐतिहासिक पुरुष आ गया तो आ गया उसमें, मतलब पुराणों में बहुत विस्तार से जानकारी है, ऐसा नहीं कि जानकारी कम है, बट मकसद इतिहास लिखना नहीं है। मकसद धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लोगों को बताना। उसमें राजवंशों का उल्लेख हो गया तो हो गया, ठीक ऐसा था। महाभारत है, रामायण है, ये सारी किताबें इतिहास लिखने के उद्देश्य से। इतिहास का मतलब कालक्रम से वंशावली चलेगा, शासकों की गतिविधियों के बारे में होगा। फिर आप जो लिख रहे हैं उसका सोर्स क्या है, कैसे लिख रहे हैं आप, सोर्स का उल्लेख होगा। निरंतरता, परिवर्तन, जो इतिहास की परिभाषा वो किताबों में दिखती है। तभी तो प्राचीन भारत में कहा जाता है कि साहित्यिक सोर्स तो हैं, बट वो ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं। कलहन की राज तरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, ये हम भी लिखवाएंगे अभी पूर्व मध्यकाल में ही, राज तरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद सल्तनत काल, फिर मध्य मुगल काल, फिर अंग्रेजों के समय प्रॉपर राइटिंग मतलब चलती रहेंगी। उनकी भी सीमा है, उनकी भी आलोचना होती है। ठीक, तो प्रतिहारों की चर्चा इसलिए होती कि उन्होंने अरबों के प्रसार को रोका था। लिख लें आप, प्रतिहार शासकों ने भारत में अरब आक्रमणकारियों के प्रसार को रोका। ठीक, के प्रसार को रोका। प्रतिहारों की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा होती है, एक बड़ा रीजन है ना, कि भाई, और एक बड़े भूभाग पे शासन किया, ये भी एक रीजन था, है ना। इसमें अगला पॉइंट लिखें, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। देखिए, जो स्टडी मटेरियल वगैरह दिया गया उसमें सब में वर्ष वगैरह है, आप पजल हो जाएंगे। आप केवल सदी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो कोई भी राजवंश एक ही बार सभी एरिया पे शासन नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। धीरे धीरे शक्ति का विस्तार होता है, कब्जा करते हैं, हराते हैं। खानदान में तो मिला नहीं था इनको कि भाई ये आपको राज्य मिला अशोक की तरह। अशोक को विरासत में तो एक बड़ा साम्राज्य मिल गया था, उसको तो बस केवल शासन करना था। नागभट्ट प्रथम एक शक्तिशाली शासक हैं, मिहिर भोज, लिख लें आप। आठ सौ 36 से 885 ईस्वी तक शासन रहा है मिहिर भोज। मतलब इनके दरबार में विद्वान वगैरह भी थे, शक्तिशाली भी थे बहुत। तो कभी कभी किसी वंश का कोई एक दो शासक के बारे में अवेयर रहना है, कभी कभी ना मैच करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। अब 200 साल में तो 20 शासक है ना इनके, सबका भी नाम है, लिस्ट भी है पूरी। मिहिर भोज, है ना, इसके बारे में लिख लें आप। मिहिर भोज काल में सुलेमान नामक अरब यात्री, वैसे तो ईरान का रहने वाला था ये, सुलेमान नामक अरब यात्री की भारत यात्रा। प्रारंभिक परीक्षा में ना विदेशी यात्रियों का क्रम आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण बहुत उपयोगी होता है समझने के लिए। ये गया तो था राष्ट्रकूट शासक के दरबार में पहले अमोघ वर्ष के पास, फिर वहां से यहां आया, बंगाल गया, इसने प्रशंसा की है मिहिर भोज की बहुत सुलेमान ने। अब किस सदी में सुलेमान आया होगा? 9वीं सदी में। इसके बाद 10वीं सदी में अल मसूदी, 11वीं सदी में अल बरूनी,
अलग अलग सदी में कोई ना कोई एक अरब यात्री आ रहा है जो जानकारी भारत के बारे में, अलग अलग हिस्सों के बारे में दे रहा है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी है आपको प्रतिहारों के बारे में। लिखें आप कि प्रतिहार शासक महीपाल, महेंद्रपाल, महीपाल, ये सब शासक हैं। महीपाल के दरबार में राजशेखर नामक संस्कृत के विद्वान थे। राजशेखर नामक संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, राजशेखर नामक संस्कृत के विद्वान थे। ये कई रचनाओं के लेखक हैं उनके। अच्छा, आप देखोगे, एक तो मैं राजनीतिक क्रम बता रहा हूं, उसी में मैं साहित्य का भी हर जगह उल्लेख करता जा रहा हूं। साहित्य वाले आपको याद रखने हैं। वहां ऑप्शन कभी कभी मेंस में पूछा गया है साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो वहां नाम गिनती कराने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लिखें आप यहां पे, इनकी कौन कौन सी किताब है राजशेखर की, लिख लें आप। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। ठीक, एक लास्ट पॉइंट लिख लें आप। 10वीं सदी के मध्य तक आते आते 10वीं सदी के मध्य तक आते आते प्रतिहारों की स्थिति कमजोर हो गई। खींच के तो चलेंगे थोड़ा सा और 50-60 साल, ये मतलब कमजोर हो गई और इनके अधीनस्थ क्षेत्रों में जहां इनका शासन था, इनके सामंतों ने यानी अधिकारियों ने, इनके सामंतों ने नए नए राज्यों का गठन किया। सामंतों ने नए नए राज्यों का गठन किया। ठीक, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, 550 से लेकर 1200 के बीच उत्तर भारत का राजनीतिक परिचय क्रम, और बीच बीच में हम साहित्य की जानकारी भी हम लोग ऐड ऑन करते जा रहे हैं। कल्चर वाला सेक्शन चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, है ना। अब प्रतिहारों का देखो शासन कहां कहां था, इन सब जगह राजवंश आ जाएंगे। ठीक, अगले पेज पे आते हैं। प्रतिहार हमने भी क्या देखा, गुजरात। ठीक, फिर हमने देखा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कब से कब तक थे ये, 8वीं से 11वीं सदी के प्रारंभ तक। जब ये कमजोर पड़ गए तो इनके ही अधिकारियों का शासन, गुजरात में किसका शासन होगा, यहां पर भी एक आएगा चौलुक्य। 3-4 चौलुक्य आएंगे, चौलुक्य या सोलंकी। ठीक है, गुजरात के ही इनके ही अधिकारी थे। जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे तो चौलुक्य या सोलंकी वंश का शासन होगा। ठीक है, राजस्थान में चौहान वंश का शासन होगा।
राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान इसी परंपरा से हैं, इसी वंश के थे, चौहान वंश का शासन होगा। प्रतिहारों के सब प्रतिहारों के सामंत हैं, बड़े बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए नए नए राज्यों का गठन किया। ठीक। दिल्ली में तोमर वंश का शासन होगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में गहरवाल या राठौर वंश। उत्तर प्रदेश में गहरवाल या राठौर वंश। ठीक। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कच्छप घात वंश। कच्छप घात वंश। ठीक। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक नया वंश आएगा, कच्छप घात वंश। ठीक है। बुंदेलखंड में चंदेल वंश। जो खजुराहो मंदिर वगैरह बनाएंगे, इसी समय खजुराहो मंदिर बनेगा, खजुराहो का मंदिर जो है ना। मालवा देखेंगे आप, जबलपुर में कलचूरी वंश है ना। जबलपुर में कलचूरी वंश और मालवा में परमार वंश। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रतिहारों के कमजोर होने के बाद ये 8-9 राजवंशों का शासन उन क्षेत्रों पे होता है जहां प्रतिहारों का शासन था। अब देखो फिर एक बार आप वर्ष तो सबका याद रख नहीं पाओगे आप। ठीक। तो मोटे तौर पे आप ये मान के चलो कि 10वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक, 13वीं भी हो जाएगा कहीं कहीं है ना, और जिसका नहीं होगा उसका तुर्क कर देंगे 13वीं, आने के बाद वो कब्जा कर लेंगे। ठीक है। अंतिम संस्कार कर देंगे सबका वो। ठीक है। तो कभी भी आपको लगे समझने के लिए एग्जैक्ट ये वर्ष नहीं है, लेकिन 950 से 1000 के बीच में लगभग सभी वंशों का शासन शुरू हो जा रहा है। थोड़ा पहले भी है, ऐसा नहीं कि एकदम वही है, लेकिन प्रतिहारों का क्या रहा, 8वीं से 10वीं सदी तक मेन रहा। 10वीं सदी में कमजोर पड़ गए वो। 12वीं 1200 तक लगभग, या 1200 से आगे भी आपको दिखेंगे। ठीक है। 1200 से आगे भी आपको ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये है प्रतिहारों के बाद। अब इनका भी थोड़ा थोड़ा परिचय हम लोग एक दो जानकारी लेंगे। समझ में आ रही है बात ना, ये कितना खतरनाक सफर है। राजवंशों के नाम बहुत सारे हैं इसमें, और क्योंकि कल्चरल हिस्ट्री लिखने में बहुत हेल्प करेगा आपको। फिर ये कोई सवाल आएगा मंदिर स्थापत्य पे या किसी चीज पे, आपको तो थोड़ी राजनीतिक समझ होती है ना कि किसका शासन था। अच्छा, एक बात कॉमन है, जो जिसके समकालीन है वो उससे आसपास लड़ता रहेगा, जिसकी सीमा जिससे मिलेगी। जैसे सोलंकी और चौहान गुजरात राजस्थान की सीमा मिलेगी तो लड़ेंगे आपस में, ये चौहानों की और मालवा की सीमा मिलेगी तो आपस में लड़ेंगे। ये जिसकी सीमा जिससे मिलेगी ना, वो उससे एक दूसरे से, सब चाहता है पड़ोसी पे कब्जा। तो युद्ध नॉर्मल फीचर है। ये जो पूरा पढ़ रहे हैं ना, इसको भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा राजपूत शब्द के बारे में भी 2 लाइन समझा दूंगा क्यों कहा जाता है, और एक अग्निकुंड उत्पत्ति है वो भी थोड़ा मैं बता दूंगा आपको उसके बारे में। कभी प्रारंभिक परीक्षा में क्या पता पूछ ले। ठीक है। अग्निकुंड उत्पत्ति के बारे में वो भी आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल तो हम इनका एक बार परिचय ले लेते हैं। हम शुरू करते हैं परिचय यहां से, चालुक्य सोलंकी से। अब कालखंड की अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना सभी को, एरिया की और कालखंड की। अभी उत्तर भारत पूरा नहीं हुआ है। सिंध में राय वंश है, फिर ब्राह्मण वंश है।
कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। कश्मीर और पंजाब के बीच में शाही वंश है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बांग्लादेश, उड़ीसा नहीं, बंगाल और बांग्लादेश वाले इलाके में, बिहार में पाल वंश और फिर शेर वंश है। ठीक है, तो अभी विंध्य के ऊपर की कहानी खत्म नहीं हुई है। तब जबकि बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को केवल आपको बता रहे हैं हम, है ना। तब पूरा एक समझ बनेगा, जब ये पूरा राजवंशों का परिचय होगा, तब बाहरी आक्रमण, अरब आक्रमण, गजनी का आक्रमण और गौरी का आक्रमण, तब जाके उत्तर भारत की कहानी पूरी तरह से कंप्लीट होगी। सब में दो चार ही जानकारी नहीं लेनी है आपको, एक जानकारी, दो जानकारी, है ना। ये उत्तर भारत का पॉलिटिकल एक तरह से परिचय हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए लिखें आप पहला इसमें, चालुक्य सोलंकी वंश। लिखेंगे आप कि एरिया जैसे गुजरात भी है और राजस्थान भी है, खासकर दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका होगा सब इनके पास भी रहेगा ना। ठीक, संस्थापक का नाम लिख लें आप यहां पे, मूलराज। मूलराज। प्रमुख शासक कुछ लिख लें आप, इसमें तीन चार नाम लिखेंगे हम लोग, है ना। प्रमुख शासक में लिखें आप एक भीम प्रथम। भीम प्रथम, ठीक है, दो पॉइंट लिखेंगे आप। यहां आपको मैं पहले ही बता देता हूं, जैसे देखो, एक तो अरब आक्रमण बताया था मैंने आपको अभी, ऐसे ही अफगानिस्तान से महमूद गजनी का एक आक्रमण हुआ है। 1000 से 1027 के बीच में 17 बार भारत की सीमा, कहने का मतलब पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करता था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के बीच में आने जाने के लिए दर्रा पासेज बना हुआ है। ठीक है, खैबर दर्रा से, ठीक है, प्रायः वो भारत की सीमा में प्रवेश करता था और गंगा घाटी तक, बुंदेलखंड तक, है ना, मथुरा, सोमनाथ, इन सब धर्म स्थलों पे हमला बोलता था। उसके बाद इनपुट था कि ये जो बौद्ध मठ हैं और मंदिर हैं, इनके पास पैसा बहुत है दान दक्षिणा के, तो वो जाता था, वहां निशाना बनाता था, तोड़फोड़ करता था, लूटता था, अपने समाज में मैसेज देता था कि मैं बूत पूजा करने वालों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, धार्मिक छवि अपना उभारता था, बट था वो बेसिकली लुटेरा। अफगानिस्तान के इतिहास में लोग उसको जानते भी नहीं होंगे ठीक से, बट भारत के इतिहास में उसने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। अफगानिस्तान में कहां है गजनी, हम तो इतना जानते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करके एक पिक्चर आई थी आमिर खान की गजनी पे, ठीक है। गजनी और गौरी को काबुल कंधार को सब जानता है, हेरात को जानता है आज। अफगानिस्तान के साथ ना बड़ी सांस्कृतिक निकटता है महाभारत के दिनों से। शकुनी मामा वही कंधार गंधार के रहने वाले थे, मामा ने जो महाभारत कराया था वो भी कंधार गंधार के रहने वाले थे। ऋग्वेद में बहुत उल्लेख है, आपने देखा होगा, आपको याद है ना, कुहा नदी, काबुल से लेकर के गंगा नदी तक का ऋग्वेद में। अफगानिस्तान भी सांस्कृतिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ रहा है, साझा इतिहास है लंबे समय तक। फिर भी भूगोल क्या करता है ना, प्राकृतिक सीमा का काम करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती हैं, उधर का हिस्सा अलग हो जाता है, इधर का हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक, प्रमुख शासक है भीम प्रथम। तो यहां जैसे कभी कभी बीच में गजनी का, गौरी का हम उल्लेख करेंगे, गजनी गौरी का परिचय मैं अलग से दूंगा, बट यहां उल्लेख करते चले जा रहे हैं उसको हम। ठीक है आप, कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक, इनकी एक पत्नी है उदयमती,
इन्होंने रानी का वाव, जो सीढ़ीदार कुआं होता है ना, इन्होंने क्या किया, रानी का वाव का निर्माण कराया। इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम इसलिए हमने लिया कि ये भी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। जो हम लोग रुपया यूज करते हैं ना, 10, 20, 50, 100, 100 रुपये पे है रानी का बाब ना, वेरी गुड। 100 रुपये के नोट पे रानी का बाब आपको दिख जाएगा। ये 7th फ्लोर, 7 मंजिला नीचे की तरफ जाने वाला कुआं है। पक्की ईंटों से बना हुआ है और दीवारों पर विष्णु के 10 अवतारों का उत्कीर्ण किया गया है। इसका धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, तो इसकी गिनती भी महत्वपूर्ण कला स्थापत्य में होती है और यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में यह भी शामिल है, रानी का बाग। तो प्रमुख शासक में भीम का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखें आप, जय सिंह के दरबार में हेमचंद्र नामक विद्वान, हेमचंद्र नामक विद्वान। हेमचंद्र का नाम सुना है? किस किताब के लेखक है ये? परिशिष्ट पर्वन के लेखक है मौर्य। ये अभी हमने आपको बताया था ना, देखो जैसे कुछ किताबें उसी दौर में लिखी जाती, कुछ बाद में। जैसे नेहरू जी तो आज नहीं है ना, बट नेहरू जी पे आज भी किताबें लिखी जाती हैं। इंदिरा जी आज नहीं, उन पे आज भी किताबें लिखी जाती हैं। करजन कब का शासन करके चला गया, आज भी किताब में उस पर रिसर्च होता है। तो 11वीं सदी में है ये, और किताब लिख रहा है, मौर्यों के बारे में बता रहा है, जैन धर्म के बारे में बता रहा है। ठीक, एक और लिखें आप, कुमारपाल नामक शासक ने, कुमारपाल नामक शासक ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कुमारपाल नामक शासक ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, एक और लिखें आप, बारहवीं सदी के अंतिम दशकों में भीम द्वितीय नामक शासक का शासन, मतलब ये 1270, 80, 1170, 80, 90। ठीक, भीम द्वितीय नामक शासक का शासन, इसने आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आबू, माउंट आबू है ना, आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी, एक गजनी हो गया, ऐसे एक गौरी भी था। ठीक है, मोहम्मद बिन शाम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सब उसके अलग अलग नाम हैं। गौरी के नाम से हम लोग ज्यादा उसको लेते रहते हैं। जितना कम शब्दों में लिख दें गौरी, अब मोहम्मद बिन शाम 3 शब्द खर्च करेंगे, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, फिर इतने सारे शब्द खर्च हो जाएंगे। तो गौरी, गजनी, महमूद गजनी वैसे कहते हैं उसको, है ना। तो गौरी ने भी हम लोग उसको पराजित किया था। तो गुजरात के चालुक्य शासकों का एक भौकाल रहा है, 200 वर्षों या उससे ज्यादा तक रहा है, और ठीक ठीक इन्होंने शासन किया है, एक स्थिरता दी है गुजरात में। ये हो गया प्रतिहारों के सामंत में इनकी गिनती होती है। अब हम लोग आते हैं राजस्थान के चौहानों की बात करते हैं। चौहान, जो चौहान है, इनको
शाकंभरी का चौहान भी कहते हैं। चौहान को शाकंभरी, एक जगह है अजमेर के पास, अजमेर के पास एक जगह है, ठीक है, शाकंभरी का चौहान भी कहते हैं इनको। संस्थापक हैं इनके सिंहराज। ठीक है, प्रमुख शासक में एक लिख लें आप, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ 12वीं सदी में थे ये। इन्होंने क्या किया था, तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा किया था। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक। और एक शासक हैं जिनकी खूब चर्चा होती है, पृथ्वीराज तृतीय, 1177 से 1192। ठीक है, इनकी एक उपाधि थी राय पिथौरा। ठीक है, ऐसे कभी कभी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, एक थे चंद्रबरदाई, जिनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। एक है जैनक भट्ट, इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। जब भी पृथ्वीराज की चर्चा होती है तो तराइन के युद्ध की चर्चा होती है। अब ऐसे एग्जाम्पल देके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये आपका सपोज दैट चौहानों का क्षेत्र हो गया। ठीक, इसने क्या किया, चौहानों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। चौहान इनसे भी लड़ते थे। चौहान, पृथ्वीराज चौहान चंदेलों से भी, पृथ्वीराज चौहान मालवा के परमारों से भी, सोलंकियों से भी। जैसे जैसे क्षेत्र की समझ बन जाएगी ना, तो जिसकी सीमा जिससे लग रही है उसके साथ उसका युद्ध चल रहा है। बहुत साहसी शासक थे, साहसी योद्धा थे उस दौर के। उस समय शासकों के लिए लड़ना उस जमाने का फैशन था। हर जमाने का अलग अलग फैशन होता है। जैसे सोशल मीडिया पे रील बनाकर डालना आज के जमाने का फैशन है। रील्स नहीं बनाया तो फिर हमने क्या बनाया, ठीक है ना। तो उस जमाने का फैशन था लड़ना। राजपूतों के लिए माना जाता था लड़ाई वीर योद्धा के तौर पे पहचान। तो परिवार में भी सम्मान मिलता था। रणभूमि में कोई शासक या योद्धा डर कर या हार कर भाग कर चला आया तो महिलाएं दरवाजा बंद कर लेती थी कि तुम अब घर में नहीं रहोगे। और किसी योद्धा के पीठ पर यदि घाव होता था तो सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किए भाग रहा था। ये रणछोड़ दास है। वो उस तरह का साइक, एक दौर में एक साइक बन जाता है। जैसे पठानों को लड़ने के लिए जाना जाता है, उस दौर में राजपूतों को लड़ने के लिए जाना जाता था। एक दौर में मराठों को लड़ने के लिए जाना जाता था। एक तो बन जाता है, एक परंपरा सी बन जाती है, भाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी के बाद एक दौर ऐसा है मराठों को लड़ने के लिए जाना जाता है। और आज भी मराठा राजनीति की बात होती है। देखिए अब चुनाव होने वाला वहां पे, तो एक से एक मराठा छत्रप है वहां पे भी। एक बार जब मराठों को आप पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहां पे अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा था समझाने के लिए, कभी जैसे कुछ पढ़ने लगे अचानक से, चौहान ने इधर हमला, आपको शासक वासक का नाम नहीं ध्यान रखना। ठीक है, ये चौहानों का इलाका था, दिल्ली पे, चंदेलों पे, परमारों पे, सब जहां जहां सीमा मिलती थी वहां वहां युद्ध
ये भी हमला करते थे, ऐसा नहीं कि यही हमला कर रहे हैं, सब पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहते थे। ठीक है, अब चालुक्य भी तो चाहेगा कि जीता जाए राजस्थान को, ये क्यों हाथ में हाथ रखकर बैठा रहेगा। तो ये वो दौर ऐसा था, निरंतर युद्ध, पड़ोसी राज्यों से युद्ध, पड़ोसी राज्यों पर ललचाई निगाहें, राजनीतिक एकता की कमी, सीमांत क्षेत्रों की उपेक्षा। ये 7-8 पॉइंट कॉन्सेप्ट के रूप में लिखवा दूंगा। क्यों तुर्कों के आगे राजपूतों की हार, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, बस केवल कॉन्सेप्ट के रूप में पॉइंट्स करवा दूंगा मैं। तुर्क कहने का मतलब है गजनी, गौरी, ये सब क्यों सफल हुए, जबकि सब एक से एक योद्धा थे, सेना भी कम नहीं थी, लड़ने के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, 2 लिख लें आप। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध में लिख लेंगे आप, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, वो गौरी का परिचय अलग से कराऊंगा, अभी बस केवल नाम बता दिया आपको। ठीक है, 5-6 बातें उसके बारे में भी लिखनी है। ठीक है, अच्छा, जब गौरी हार गया ना तो पृथ्वीराज ने छोड़ दिया उसको, मतलब जैसे गौरी क्या था, जब वो जीतेगा तो जीतने के बाद शत्रु को हम कितना कमजोर कर दें या पूरी तरह से नष्ट करें उसको हम। राजपूत शासक में क्या था कि कोई भाग रहा है तो पीठ पर हमला नहीं करेंगे, इनके अपने उस समय कुछ नियम थे। पीठ पर वार जो है मतलब इनके सम्मान के अगेंस्ट, विरुद्ध जाता था। ठीक, वो चालाकी के सारे हथकंडे अपनाते थे जीतने के लिए। थोड़े समय के बाद उनका था, यदि हार रहे हैं तो अपनी सेना को हम कितना बचा लें, जितना बचा लेंगे आगे फिर वो काम आएगा। ठीक है, दूसरा लिखें आप 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, लिखें 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लिख लेंगे आप। गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। यह इतिहास की एक बड़ी घटना मानी जाती है, भारतीय इतिहास की। यहां से इतिहास ही चेंज हो गया है भारत का, उत्तर भारत में तो खास करके चेंज हो गया है। ठीक, तो एक टॉपिक वैसे पढ़ना होता है कॉन्सेप्चुअली, राजपूतों के पराजय के कारण, तुर्कों की सफलता के कारण, आपके लिए नहीं, मतलब ऐसे बच्चे पढ़ते हैं इतिहास में, आपके लिए बस थोड़ी समझ। भाई हार गए तो कुछ तो कमजोरी है अपनी, जीत रहा है कुछ तो उसमें खास बात है, चाहे चालाक ही सही। ठीक है, जीत रहा है कुछ तो उसमें खास बात है। अब जो पीटी निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है, उसमें कुछ तो बुद्धि लगा रहा है ना वो, नहीं? जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को निकाला है और जिन्होंने मुख्य परीक्षा को निकाला है, कुछ तो बात है ही उसमें। चौहानों के बारे में और हमें भी कुछ नहीं जानना, इसके बाद तुर्कों का कब्जा हो जाएगा इस पे। ठीक है, चौहान के बाद अगला लिखें आप, तो उम्र में ज्यादा कुछ नहीं, बस लिख लें आप, केवल लिख के छोड़ दें, दिल्ली में तोमर वंश। एक अनंग पाल करके एक शक्तिशाली शासक था। दिल्ली जो शहर पहली बार चर्चा में आया है तोमरों के कारण, उस समय दिल्ली को ढिल्लिका कहा जाता था, और मेहरौली के आसपास वाला इलाका थोड़ी ऊंचाई पे स्थित था। वो अरावली पर्वत वाला सब रेंज वहां भी जाता है, आप देखेंगे, है ना। अरावली पर्वत जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, गुजरात से लेकर के दिल्ली अभी जहां है, इसे थोड़ी दूरी पर अरावली पर्वत की अंतिम सीमा है दिल्ली विश्वविद्यालय, वो सब अंतिम छोर माना जाता है। रिज एरिया जो है धीरे धीरे अब मैदान जैसा हो गया वो, है ना।
तोमरों ने बसाया था वहां पे, फिर इन्होंने कब्जा किया, फिर पृथ्वीराज ने दिल्ली जहां पे था तोमरों का उसके आसपास थोड़ी किलेबंदी करवाई, फिर कुतुबुद्दीन ऐब गौरी ने उस पर कब्जा कर लिया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का वहां शासन शुरू हुआ, दिल्ली उसी को केंद्र बनाकर कुतुब मीनार बनवाया उस परिसर में उसने। वो सब तोमरों का इलाका था पहले, फिर चौहानों के पास गया, फिर तुर्कों के पास गया, ऐसे करते करते मतलब अलग अलग दौर चलेगा दिल्ली का भी। मध्यकाल में फिर अब पहले पटना, फिर कुछ समय के लिए प्रयाग, नहीं तो पटना, फिर कन्नौज, फिर दिल्ली, फिर अंग्रेजों के समय कलकत्ता ठीक ठाक रहेगा, फिर दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से वैसे भी हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर लंबे समय तक शासन हुआ है। ठीक, आज भी शासन दिल्ली से ही संचालित होता है पूरी तरह से, है ना। अलग अलग दौर में दिल्ली का नाम आता चला जाएगा, कब कब कौन कैसे रहा। आपको कभी इंटरेस्ट हो किसी के बारे में तो आप अपने मैटर को या गूगल वगैरह में यूज करिएगा, नॉट फॉर द एग्जाम। गूगल की जानकारी को बस उतनी तक रखिएगा, एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमें ये जानना था। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, बहुत पढ़ना है अभी, बहुत पढ़ना है, हिस्ट्री में ही बहुत पढ़ना है आपको भी। जब 10-20 नाम आएंगे ना आपको, ठीक है, मंत्रालय के दीवाने वजारत, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, जब ऐसे करके मंत्रालय आने शुरू होंगे आपके सामने, यामीनुल खिलाफत नासिरी अमीरुल मोमिनीन, आपको लगेगा क्या हो रहा है ये। ठीक है ना, बहुत पढ़ना है अभी, बहुत टेक्निकली। तब जबकि मैं खुद कहता रहता हूं बार बार कि मैं क्लास में आता ही हूं आपको न्यूनतम आवश्यक चीजों को बताने के लिए, वरना इतिहास की किताबों में सब दिया हुआ है। थोड़ा सा समझदारी हो तो इतिहास की क्लास करने की जरूरत ना पड़े किसी को। ठीक, थोड़ी समझदारी तो इतिहास क्लास करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को। ठीक है, बट आप वो समझदारी कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी ना। आप कहां, जहां किधर जाना है उधर ना जाके कहीं और चल देंगे। पता करते हैं पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच में क्या चक्कर था। अब पता चला संयोगिता पृथ्वीराज प्रेम प्रसंग में हमने टाइम पूरा जो है, कुछ तो कहानी रही होगी, जयचंद ने धोखा क्यों दिया। ठीक है, लोग क्यों कहते हैं इतिहास जयचंदों को माफ नहीं करेगा। पता चला आप किसी और डायरेक्शन में कोई कह रहा है, एग्जाम से उन सबका रिलेशन नहीं होता है। मजा आता है सुनने में। चंद्रप्रदाई जो वीरता का बखान करता है पृथ्वीराज का, वो जबरदस्त है। पिक्चर भी बनी है, आप देखेंगे इसके ऊपर, एक अक्षय कुमार उस पिक्चर में आप देखेंगे, आप वीरता का बखान करते हैं, वो जबरदस्त है। वो शैली है उस दौर की, प्रशंसा की एक शैली डेवलप हो रही है। वो सब साहित्य है जो रासो साहित्य है। हिंदी साहित्य पढ़ेंगे आप कभी, ऑप्शनल यदि किसी को पढ़ना होगा, उसमें रासो साहित्य भी आप पढ़ेंगे, देखेंगे वीरता की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो वो दौर है आपका तोमर वंश। ये जानना, चौहानों ने इस पे कब्जा कर लिया था, हमने आगे की कहानी बताई आपको। इसके बाद देखें गहड़वाल वंश, उत्तर प्रदेश वाला है ना, यूपी में गहरवाल या राठौर वंश। संस्थापक का नाम जरूरी नहीं कि आप याद रखें, कभी कभी कहीं कहीं लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। चंद्रदेव, ठीक। और एक प्रमुख शासक में चर्चा होती है जयचंद की। और जयचंद की ही पुत्री थी संयोगिता। उल्लेख मिलता है किताबों में संयोगिता का, और पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम प्रसंग का भी उल्लेख मिलता है। कहता है जयचंद बहुत खफा थे, और मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारा इनपुट्स कहा जाता है गौरी को इन्होंने उपलब्ध। तो जयचंद को उम्मीद थी पृथ्वीराज के हारने के बाद जयचंद की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, पर जयचंद शायद ये अनुमान नहीं लगा पाया कि गौरी का अगला निशाना जयचंद ही
तो 92 में पृथ्वीराज चौहान को हराया और 94 में जयचंद की कहानी उसने समाप्त कर दी। लिख लें आप, 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। गौरी ने जयचंद को पराजित किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका गहरवाल। गहरवाल के बाद हम लोग अभी फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश वाले राज्यों की बात करें हम। ग्वालियर वाला वैसे ही रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं जानना। कच्छप घात वंश, कभी आप थोड़ा बहुत राजस्थान के इतिहास में जानकारी किसी को होगी तो आमेर पे मुगल काल में कछवाहा वंश का शासन रहा है। ठीक है, जयसिंह वगैरह बड़े लोकप्रिय शासक रहे वहां के। कहा जाता है कच्छप घात वंश से ही वो सब शाखाएं निकली हैं। ठीक है, मेन तो है इसमें मालवा के परमार। लिखिए आप, मालवा के परमार। संस्थापक का नाम आता है, कहीं कहीं पे उपेंद्र आता है और कहीं पर कृष्ण आता है। संस्थापक का नाम कहीं पे उपेंद्र आता है और कहीं पे कृष्ण आता है। एक प्रमुख शासक में चर्चा होती है राजा भोज की। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। ठीक है ना, राजा भोज। इनका कार्यकाल रहा 1010 से 1060। ठीक, राजधानी इनकी थी धार। ठीक, और धार में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय और एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज ने धार्मिक संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर को लेकर आज भी विवाद होता रहता है वहां पे। चर्चा में जब भी न्यूज में आएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ फिर कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो गया वहां पे। ठीक, सरस्वती के उपासक भी थे। और भोपाल के नजदीक भोजसर नामक तालाब का निर्माण, भोजसर नामक तालाब का निर्माण किया था। ये विद्वान तो थे ही, है ना, बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया और खुद भी एक बड़े लेखक थे। ये विद्वान शासक थे, है ना। इनकी रचनाएं में कुछ प्रमुख हैं। सरस्वती कंठाभरण, सामरंगन सूत्रधार, विद्वान है और ये इनकी कुछ किताबों का नाम है। किताबें बहुत सारी हैं, जिसमें 3 किताब मैं हमेशा बताता हूं हर क्लास में। सरस्वती कंठाभरण, सामरंगन सूत्रधार और युक्ति युक्त कल्पतरु। युक्ति युक्त कल्पतरु। ठीक है, ये संगीत पर किताब है, ये स्थापत्य पर किताब है और ये शिल्प पर किताब है। ठीक, संगीत, स्थापत्य और शिल्प पर किताब है। मतलब पॉलिटी पर इनकी किताब है। मतलब वैरायटी ऑफ किताबें इनके, मतलब बड़े स्कॉलर के रूप में इनकी गिनती होती है। अब देखो एक बात सही है, जैसे अब इस तरह के विद्वान शासक हैं, अब इनकी उपलब्धियों पे जितना भी संभव शोध होता, जानकारी मिलती, तो ये सब भी काफी प्रेरणादायी होता है आने वाली पीढ़ी के लिए।
जब कई बार वर्तमान सरकार के मंत्री वगैरह जब इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, बट जो मेरी समझ में हमेशा हमने देखा है, समस्या आ जाती है सोर्स की, ठीक है, क्योंकि देखो भारत पे ना बहुत अलग अलग मुसलमानों का शासन रहा लंबे समय तक, जो बाहरी तुर्क थे और, ठीक है, जो बाहर वाले शासक थे अंग्रेजों का रहा, सब ने अपने हिसाब से साक्ष्यों के साथ तोड़ मरोड़, किसी ने नष्ट कर दिया, किसी ने जला दिया, तो अब कहां से ले आएंगे साक्ष्य? फिर अब आप, सवाल ये पैदा हो जाता है कि अब अनुसंधान कहां से करेंगे आप? उस दौर में जो रह गया सो रह गया, ठीक है ना, ठीक है। इन्हीं के बारे में कहावत है, वो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कुछ बताया जाता है। एक कलचूरी शासक थे, उनका नाम था शायद गांगे देव, ठीक है, और वो कुछ स्कीम लगा रहे थे हमला करने का। राजा किसी और अभियान पे कहीं गया हुआ था या किसी कार्यक्रम में व्यस्त था, बट उसको अनुमान नहीं था कि पब्लिक बहुत पसंद करती है अपने राजा को, ठीक है। जब उसका हमला हुआ था धार पे, तो पब्लिक ही राजा के समर्थन में शायद खड़ी हो गई थी, है ना, और बहुत बुरा हुआ हाल हुआ था उस शासक का, मतलब। तो कहा जाता है वहीं से ये मतलब कहावत चल पड़ा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। गांगे था, गांगे होते होते गंगू हो गया, और समाज में से कहने की प्रथा हो जाती है ना। कहीं मैं पढ़ रहा था, मतलब, ठीक है, कभी कोई अखबार में कुछ ऐसी जानकारी नहीं आती रहती कभी पे, अब प्रमाणिक कुछ नहीं होता, सब में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। परमार की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट है चंदेल, लिखें आप, बुंदेलखंड को उस समय जेजक भुक्ति भी कहते थे। बुंदेलखंड के चंदेल, ठीक है। और जो प्रमुख शहर है इनका, चंदेलों का उस समय था महोबा, ये तो राजधानी हो गई इनके, खजुराहो, छतरपुर। तो खजुराहो के स्थापत्य का संबंध चंदेलों से है, ठीक है। ये सब प्रमुख शहर हैं उस समय के। बुंदेलखंड को ही ना जेजक भुक्ति कहा जाता था, बुंदेलखंड का नाम था। मैंने एक बार आपको सुझाव दिया था, कोई भी शहर का पुराना नाम आपको मिले तो ध्यान में रखना है उसको। प्रारंभिक परीक्षा में बहुत इजी सवाल होता है ये, कभी कभी आ जाता है, ठीक। ऐसे 20-30 नाम आपको टकराएंगे पढ़ने के दौरान, ठीक। संस्थापक का नाम लिख लें आप, संस्थापक का नाम था नन्नुक। हमने पहले आपको फ्री कर रखा है, बट कॉपी में इसलिए मैं लिखवा देता हूं कि थोड़ा बहुत इधर प्रारंभिक परीक्षा में ट्रेंड इसका बढ़ा था, ठीक है। तो संस्थापक तो नहीं, प्रमुख शासक पहले मैं लिखवा देता था मैं पुराने क्लास लेक्चर में, एक एक दो दो नाम, ठीक है। बट अब संस्थापक को भी ऐड कर लिया उसमें, कि एक आधा सवाल वैसा आ गया था तो आप सुने तो रहे कम से कम। अब हर जगह 20-20, 30-30 शासक हैं, तो प्रैक्टिकल ही नहीं कि आप उसको याद कर पाएंगे आप, उससे पीटी पास भी नहीं होना है ना, मतलब। प्रमुख शासक में लिख लें आप नाम, एक धंग हैं, गंड हैं और विद्याधर हैं। विद्याधर हैं, ठीक। आप लोग क्या करें, एक बार प्रतिहार से लेकर के यहां तक जो मैंने आपको लिखाया, 2 मिनट के अंदर एक बार आप देख लीजिए मैंने क्या लिखाया आपको, फिर आगे मैं लिखाता हूं आपको, है ना।
बस केवल हेडिंग हेडिंग देख लीजिए आप, क्योंकि हमने 2 बार समझा दिया तो घर में जाके समझ में आराम से आ जाएगा। कोई नाम नहीं भी याद हो ना, राजवंश का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक। मिनिमम राजवंश का नाम ध्यान रखिएगा सब लोग, कैसे कैसे 550 के बाद कहानी चली है, ठीक है। एक अब लिखना नहीं, बस केवल नाम ऐसे लिख के छोड़ देना है ना। चेद्दी या जबलपुर के कलचूरी, इसके संस्थापक हैं कोकल प्रथम। एक के संस्थापक हैं नौना संयुक्त और एक के हैं कौका संयुक्त, ठीक, कोकल प्रथम, ठीक है। ठीक है। अब फिर से आपको एक बार थोड़ा याद दिला दें, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, विंध्य से ऊपर, ये जो विंध्य पर्वत है आपका, इससे ऊपर के राज्यों के बारे में, इंक्लूडिंग गुजरात, ठीक है, पूरा परिचय चल रहा है। अभी हम लोग पूर्व की तरफ नहीं आए, ये इलाका आपका पालों का है, 2-4 बातें यहां भी होंगी। पहले हमने हर्षवर्धन की बात हुई, फिर यशोवर्मन की बात हुई, फिर आयुध वंश की बात हुई, फिर कन्नौज त्रिपक्षी हमने कहा, फिर प्रतिहारों की बात हुई, प्रतिहारों के बाद कौन आया उसकी बात हुई। कश्मीर में भी देखेंगे आप 3 राजवंशों का उल्लेख मिलेगा, और इसी समय सिंध में 2 राजवंशों का नाम लिख, कम से कम राजवंशों का नाम लिख लेते हैं यहां पे, लिखें आप जरा कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में लिख लें आप, एक लिखें आप कारकोट वंश, कारकोट वंश। दूसरा लिख लेंगे आप उत्पल वंश, कारकुट है 596 से 810 ईस्वी, और ये 810 से 1002 ईस्वी तक रहा है, 3 ईस्वी तक। और फिर इसके बाद एक है लोहार वंश, ये आपका रहा है 1003 से लेकर के 1339 ईस्वी तक। इसके बाद फिर इस्लाम का प्रसार शुरू होगा कश्मीर में, ठीक है। तो पढ़ने से ना एक छोटी सी समझ भी बनती रहती है। इसके बाद फिर इस्लामिक शासन शुरू होगा, अभियान, कब्जा, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कैसे, तो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, ठीक। वैसे तो इन सबका संस्थापक भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, बट उत्पल वंश में एक महिला शासक है रानी दिद्दा, ठीक है। एक शासक हैं, ये महिला शासिका हैं, 980 से 1002 ईस्वी तक। इनका नाम जरूर जानना चाहिए रानी दिद्दा के बारे में, ठीक है। रानी दिद्दा हो गया आपका। और एक लिख लें आप लोहार वंश के एक शासक हैं जय सिंह, यहां भी जय सिंह है, ठीक। बहुत सारे नाम कॉमन मिलेंगे। लोहार वंश के एक शासक है जय सिंह, 12वीं सदी में, ठीक है। इनका नाम इसलिए लिखवाया हमने, कभी कभी कुछ प्रमुख लेखक के साथ शासक का नाम क्यों, ये किसके दरबार में थे, किसके समकालीन थे, पीटी में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। यहां लिखेंगे आप कल्हन, कल्हन इनके दरबार में थे, और कल्हन की रचना है राज तरंगिनी। कल्हन की किताब का नाम क्या है, राज तरंगिनी। राज तरंगिनी के बारे में लिखेंगे, इसे प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। राज तरंगिनी को प्रथम
ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। ठीक है, 1003 से 1339 हो गया आपका लोहार वंश, 10 से 1003 हो गया, 96 से 810 हो गया। तो ये कश्मीर के राजवंश। इसके बाद इस्लामिक शासन आएगा तो जिक्र आ जाएगा आपका सल्तनत काल में। ऐसे ही अभी हम लोग बात कर रहे थे, सिंध की बात कर रहे थे हम लोग ने, इस वाले इलाके के। लिख लें आप यहां पे, सिंध में 7वीं सदी में राय वंश का शासन। राय वंश का शासन। और इसके बाद ब्राह्मण वंश का शासन। वंश का ही नाम था ब्राह्मण वंश का शासन। ठीक है, और इसी में लिख लेंगे आप 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ठीक ने सिंध पर आक्रमण किया। तब सिंध का शासक था दाहिर। जब आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? दाहिर। ठीक है, इसी में लिख लेंगे आप जो कासिम का आक्रमण है, इसके बारे में बताऊं, लिख लें आप। कासिम के आक्रमण को प्रथम अरब आक्रमण, या इस्लामिक आक्रमण के रूप में भी जानते हैं। अरब आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है इसकी कि इस्लाम का तो उदय हो ही गया था 7वीं सदी में। ठीक है, और जब इस्लामिक व्यापारी व्यापार के लिए निकलते थे, कभी गुजरात के तट पे, केरल पे, या साउथ ईस्ट एशिया में, है ना, तो अक्सर यहां पे कुछ समुद्री लुटेरे लूटपाट करते थे। तो ईरान के शासक ने कंप्लेन दर्ज करवाया था, बट उस पर कार्रवाई, ठीक है, तो कहा जाता है भाई उसी मकसद से, मुख्य मकसद बताया जाता है। एक मकसद हमेशा धर्म का प्रचार रहता है। हम कहीं भी जाएंगे तो लोगों का हम धर्मांतरण, ठीक है, उत्साह से, तो एक मकसद धर्म का प्रचार भी। तो भारत पे पहली बार कोई इस्लामिक आक्रमण हुआ तो वो सिंध पे हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। वैसे तो बड़ी घटना, इसके बारे में भी काफी अध्ययन होता है, बट हमें बस केवल रेफरेंस लेना है इसके बारे में। और कश्मीर और ये अफगानिस्तान, इस वाले इलाके में एक शाही वंश का भी शासन था। ठीक है, नोट करके लिख लें आप। लास्ट पॉइंट है आज का। अभी अरब आक्रमण पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको और अलग से, मतलब जब बाहरी आक्रमण की बात करेंगे हम। लास्ट पॉइंट नोट करके लिख लेंगे आप। लिखे, कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर शाही वंश का शासन। इसकी राजधानी वहिंद थी। इसकी राजधानी कहां क्या थी? वहिंद। ठीक है, इसकी राजधानी वहिंद थी। कभी कभी अचानक से कोई नाम मैं ले रहा हूं, किताबों में कुछ नाम है, कभी अचानक से सवाल आ जाएंगे वहिंद कहां किधर था। मान लो सबका नाम सर्च नहीं करिएगा, खोजना नहीं, जो आ रहा इजी आने दीजिए उसको। अब हम लोगों ने क्या किया,
अब बाहरी आक्रमण को छोड़ करके हमने 550 से 1200 ईस्वी के बीच के राजवंशों का एक पूरा क्रम, अब ये रह गया पाल और सेन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा इधर का आपका कंप्लीट। 5-7 इंफॉर्मेशन यहां पे भी पढ़ना है हमें, 2-3 महाविहार वगैरह भी है यहां पे, ठीक है। कल वाली क्लास में इसका परिचय हो जाएगा, थोड़ा बाहरी आक्रमण का परिचय हो जाएगा, फिर दक्षिण भारत के राजवंशों का परिचय हो जाएगा। 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा आई होप, चोल में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मंदिर स्थापित, राजनीतिक परिचय के बाद मंदिर स्थापत्य पे आ जाएंगे हम लोग कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, ठीक है।